जब हम थर्मोडायनामिक्स से संबंधित होते हैं तो हमें कई प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन उन सभी प्रक्रियाओं में से समतापी, आइसोथर्मल और विवरित एडियाबैटिक प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनका आप बार बार सामना करते हैं। सबसे पहले हम समतापी प्रक्रिया आइसोथर्मल प्रोसेस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। समतापी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें T यानी तापमान स्थिर रहता है। अब तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए और जाहिर है ऊष्मा का आदान प्रदान तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी ऊष्मा तंत्र में स्थानांतरित की गई है वह तुरंत तंत्र से बाहर निकल जानी चाहिए, और यह केवल तभी संभव है जब तापीय वह पात्र जिसे हमने प्रक्रिया के लिए उपयोग किया है आदर्श चालक होना चाहिए, तभी वह ऊष्मा तुरंत बाहर जाने देगा। इसका अर्थ है कि आपको पहली शर्त मिलती है कि समतापी प्रक्रिया के लिए पात्र एक आदर्श चालक होना चाहिए। या फिर दूसरी प्रक्रियाओं में जो प्रक्रिया आप अपना रहे हैं वह बहुत ही धीमी होनी चाहिए, अत्यंत धीमी, ताकि जो भी ऊष्मा आप स्थानांतरित कर रहे हैं वह धीरे धीरे बाहर निकल सके, उसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। तो यदि प्रक्रिया बहुत धीमी है तो इसका स्पष्ट संकेत है कि समतापी प्रक्रिया के लिए तो संख्यात्मक समस्याओं में आप देखेंगे कि आपको समतापी प्रक्रिया के बारे में अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग संकेतों के माध्यम से बताया जाता है। विभिन्न तरीकों से, विभिन्न संकेतों के माध्यम से। एक तो आपको यह मिला कि प्रक्रिया आदर्श चालक में हो रही है और दूसरी यह कि प्रक्रिया अत्यंत बेहद धीमी है। अब यदि आप ग्राफ बनाएं तो देखेंगे कि स्थिर तापमान पर आप जानते हैं बॉयल का नियम, जो है P का अनुपात 1/B के बराबर होता है। यदि आप P और B के बीच ग्राफ बनाते हैं तो वह एक आयताकार अधिवक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा और इसे समतापी वक्र आइसोथर्मल कर्व कहा जाता है। यदि हम स्थिर तापमान पर P और B के बीच एक वक्र बनाते हैं तो इसे समतापी वक्र आइसोथर्मल कर्व कहा जाएगा। इन समतापी वक्रों के लिए हमारे पास एक बहुत ही रोचक परिणाम है। देखिए, मैं दो वक्र बनाने जा रहा हूं, T1 और T2, और मान लीजिए मैं एक विशेष रेखा खींचता हूं। देखिए, यह रेखा स्थिर दाब कांस्टेंट प्रेशर पर है। समतापी वक्र का अर्थ है कि पूरे वक्र में तापमान स्थिर रहेगा। तो यह वक्र T1 तापमान पर है और ये वाला वक्र T2 तापमान पर है। पूरा वक्र T2 तापमान पर है। ठीक इसी बिंदु पर मान लीजिए आयतन V1 है और इस बिंदु पर यह V2 है, तो आप PV बराबर RT1 का संबंध लगा सकते हैं। हम एक ही गैस के एक मोल के लिए वक्र बना रहे हैं, हमने दो वक्र बनाए हैं और हम इस समीकरण का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए आप बिंदु बी देखें, हम लिख रहे हैं PV1 बराबर RT1 और इस बिंदु सी के लिए हम लिख रहे हैं PV2 बराबर RT2। अगर आप अनुपात लें V1 से लेकर RT2 तक V2 पर, ये T1 बटा T2 होने वाला है। लेकिन चूंकि ग्राफ से ही स्पष्ट है कि V2 V1 से बड़ा है, स्पष्ट है T2 T1 से बड़ा होगा। यहाँ V2 V2 से बड़ा है। आप देखिए V1 के साथ यह T2 है और V2 के साथ ये T1 है। अगर आप अनुपात लें तो ये T2 होने वाला है। 2/T1 T2/T1, और यहाँ चूंकि V2 V1 से बड़ा है, T2 T1 से कम होने वाला है। अंत में आपको यह परिणाम मिला कि इन दोनों वक्रों में T1 T2 से बड़ा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है कि जब भी समतापी वक्र मूल बिंदु से अधिक दूरी पर होता है, तापमान निश्चित रूप से अधिक होगा। तो आपको यह महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है कि कई समतापी वक्रों में से जो वक्र मूल बिंदु से सबसे अधिक दूरी पर है, वह अधिकतम तापमान के अनुरूप होगा। फिर हमने यहाँ विस्तार और संपीड़न के लिए दो वक्र बनाए हैं। यह समतापी विस्तार के लिए है जिसमें आयतन लगातार बढ़ता जाता है
और यह संपीड़न के लिए है जिसमें आयतन लगातार घटता जाता है। लेकिन समतापी अभी भी समतापी ही है। विस्तार और संपीड़न का अर्थ है कि आपने केवल दिशा को उलट दिया है, वक्र वही रहेगा।